आप आज 5x की स्पीड में पढ़ाइए, हम कोई कंप्लेन नहीं करेंगे आपका। अच्छा, मैं 5x में पढ़ाऊंगी और जब मैं पूछूं तो मुझे आंसर भी 5x में चाहिए। आंसर फिर आपको 0x की स्पीड पे मिलेगा। चलो चलो, कॉन्सेप्ट बुक कॉन्सेप्ट बुक खोलेंगे। कल आप हमने हमारी जो वाइब नहीं मैच होने दे रही हैं। ओके, अच्छा पढ़ाइए आप, हाँ, राइट छोड़िए। राइट, चलो कॉन्सेप्ट बुक खोलेंगे। इंडेस 12 इनकम टैक्सेस। देखो, जो मेन बेसिक जो बॉडी है इंडेस 12 की, वो हम बॉडी नहीं कहेंगे, सोल हम बना चुके हैं, अब बस बॉडी शेप देना है उसको। ठीक, तो हम लोग कॉन्सेप्ट बुक से थोड़ा सा कवर करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। अब खोल लिया बुक सबने? हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सा बना के रखा है, करंट टैक्स प्लस डेफर टैक्स इक्वल्स टू इनकम टैक्स। इसमें पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख लो, फिर ये क्लियर होगा। और ये पता है, ये इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट घुस चुका है। इसको क्लैरिटी के लिए हम एक्स्ट्रा टेक्स्ट लिखेंगे, फिर हमको जाके ये क्लियर होंगे बॉक्सेस। फिर भी लिख लेते हैं, कभी फ्यूचर में लगे कि पता नहीं क्या लिखा है। तो करंट टैक्स के नीचे, ये तो पता है सबको, लिखना नीचे एज पर इनकम टैक्स। फिर डेफर्ड टैक्स के नीचे, ये भी हमें पता है क्या होता है, ये है डिफरेंस बिटवीन टैक्स एज पर इनकम टैक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कुछ लिख रही हैं? ना, ओके। योर ऑडियो सेटअप इज कॉजिंग इको। अब ठीक है? हाँ, ठीक होना चाहिए। चलो, फिर डेफर्ड टैक्स हमें मालूम है, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एज पर इनकम टैक्स एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों को अपने दिमाग से बताओ, अपनी समझ से, कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दोनों कंपोनेंट को अगर मिला दो तो हम किस कंपोनेंट पे पहुंचते हैं। ये हमने कल रजिस्टर में लिखा था, जो हमने ड्राफ्ट पी एंड एल बनाया था। टैक्स एक्सपेंस। टैक्स एक्सपेंस, करेक्ट। टैक्स एक्सपेंस किसके हिसाब से होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एकदम करेक्ट। तो ये जो नीचे यहाँ लिखा है ना, इक्वल्स टू इनकम टैक्स, उसके नीचे लिख दो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक, तो एकदम करेक्ट रिकॉल किया। अच्छा, सब रिवाइज करके आए हैं कि नहीं? यस। या चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, करंट टैक्स। हमें मालूम है करंट टैक्स क्या है, डेफिनेशन लिखी है। करंट टैक्स इज द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्सेस पेएबल या फिर रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल प्रॉफिट या फिर टैक्स लॉस फॉर अ पीरियड। टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स लॉस, मतलब ये करंट टैक्स बनता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, मालूम है। रिकवरेबल का मतलब, ये रिकवरेबल कब होगा? जब रिफंड का केस होगा। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2, रिकग्निशन। रिकग्निशन है टैक्स इफ अनपेड, और फिर है टैक्स इफ पेड इन एक्सेस। ये टैक्स के पहले लिख लो करंट टैक्स। ठीक, तो अब करंट टैक्स अगर पे नहीं हुआ है तो क्या हमारी किताबों में आएगा? इनकम टैक्स जो एक्चुअली में पे करना था, तुम्हारे ऊपर लायबिलिटी है, डिपार्टमेंट तुम्हारे को घूर घूर के देख रहा है और तुमने पे नहीं किया, तो बुक्स में ये किस नाम से आएगा? ये आएगा मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से, एज अ लायबिलिटी। ठीक, तो ये बनेगी मेरी ओके। प्रोविजन फॉर टैक्स। और दूसरा, अगर मैंने टैक्स को एक्सेस में पे कर रखा है, एक्सेस में, इसको, इस वर्ड को समझने के लिए, अगर मैं आज की ज़रूरत से ज़्यादा पे करती हूँ तो उसको मैं बुला सकती हूँ क्या? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स बुला दो या टीडीएस बुला दो। ठीक, तो अगर मैंने एक्सेस में पे कर दिया है
तो वो अगले पीरियड के लिए एडवांस टैक्स बन जाएगा। और हो सकता है मेरी कंपनी मेरा टीडीएस काटती है, तो अभी मेरी लायबिलिटी नहीं है, टीडीएस कट रहा है, ज़्यादा कट गया, ठीक। तो उसको मैं अपनी बुक्स में दिखाती हूँ, आगे लिखना उसके एडवांस टैक्स के नाम से, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। ये होगा करंट टैक्स असेट, और प्रोविजन फॉर टैक्स के आगे लिखना ये बनेगा हमारा करंट टैक्स लायबिलिटी। ठीक। मेरा जो डेफर्ड टैक्स असेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनता है, कल हम लोगों ने कितने सारे कुछ 1 से 15 करीब करीब क्वेश्चंस किए होंगे। ऐसे ही हमारी रियल लाइफ की बैलेंस शीट में कई सारे कंपोनेंट्स में डीटीए डीटीएल बन रहा हो सकता है, ठीक। हो सकता है 4 आइटम्स पे डीटीए बना, 5 आइटम्स पे डीटीएल बना, ठीक। अब मुझे बैलेंस शीट एक बनानी है फॉर द बैलेंस शीट एज एट या एज ऑन, ठीक है। बैलेंस शीट में एक चीज़ दिखती है, या तो डीटीए दिखेगा या डीटीएल दिखेगा। कहने का मतलब है हम हमेशा जो भी मेरा फॉर द पीरियड बहुत सारे आइटम्स पे कुछ ना कुछ बना है, मैं उसका फाइनली टोटल ऑफ डीटीए निकालूंगी, टोटल ऑफ डीटीएल निकालूंगी। फिर क्या करूंगी मैं देखूंगी कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है और उसको सेट ऑफ कर दूंगी। इफ़ डीटीएल इज ग्रेटर देन डीटीए, मेरी बैलेंस शीट में सिर्फ डीटीएल दिखेगा, और अगर डीटीए ज़्यादा बड़ा है तो डीटीए दिखेगा। और ये दिखता है अंडर द हेड नॉन करंट लायबिलिटीज। डीटीएल इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी नॉन करंट। हमारी ये पहली कॉन्सेप्ट बुक है। एकदम तेज़ी से ज़रा मैं पेज नंबर निकालो 1.5। हमेशा विजुअल मेमोरी पे रिलाय करना, जितनी बार पेज पलट सकते हो कोशिश करो उसको मूव करते रहो। अगर याद ना है तो तुरंत पलट के देखो। देखो पेज 1.5 पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज के हेड में पॉइंट नंबर सी, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट। नेट माने अगर जो मेरा डीटीए आ रहा होगा उसको माइनस कर लेना, और उसके कॉन्ट्रास्ट में डीटीए देखो कहाँ है, नॉन करेंट असेट्स में लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर आई। ये सेकंड लास्ट आइटम है अदर्स से पहले, एक तरह से ये आखिरी आइटम ही मान लो। इसके बाद डाल दिया कि भाई इन सब के अलावा कुछ हो तो वो ले लेना। तो डीटीए डीटीएल आर कंसिडर्ड टू बी नॉन करेंट, ठीक है सब। Okay. आ जाओ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या कहता है? बिफोर वी रीड दिस, मेजरमेंट मुझे ये कहता है, मैं डीटीए, डीटीए का मतलब क्या है? डीटीए मतलब होता है मुझे फ्यूचर में कम टैक्स देना होगा, ये है मेरा डीटीए, ठीक है। अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में कभी भी, मतलब ये मेरा ईयर 1 है, ईयर 2 की बात कर रहे हैं। ईयर 2 में मान लो 50 करोड़ का मेरा टैक्स बनता है, ठीक है, और मेरे पास डीटीए पड़ा हुआ है 10 करोड़ का, ठीक। तो मैं इस 50 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी में से ये 10 CR माइनस कर सकती हूँ, ये डीटीए का काम है। तो ये सब मैं कब कर रही हूँ? फ्यूचर में। तो अगर मुझे आज की डेट पे जब मैं डीटीए क्रिएट कर रही हूँ, क्रिएशन की डेट पे मुझे ये मालूम है फ्यूचर में टैक्स रेट क्या होने वाला है, ठीक है, तो उस टैक्स रेट को यूज़ करेंगे डीटीए बनाने के लिए। मान लो मुझे आज की तारीख में ईयर 1 में जब मैं डीटीए बना रही हूँ, मुझे ये पता है कि आज टैक्स लगता है 30% से, और मुझे मालूम है कि कल टैक्स लगेगा 25% से। तो मैं डीटीए किस रेट पे बनाऊंगी? 30 भाई पे ना? हाँ, 30 पे ना? 30। हे भगवान भाई,
ठीक है, जबरदस्ती पढ़ा रही हूँ मैं समझ गई। अभी बोला मैंने फ्यूचर में टैक्स कम देना है, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं। मैं डीटीए भी बनाऊंगी फ्यूचर की रेट पर, ठीक है। लेकिन हम्म। लेकिन हम तो बट जो आप आज काम कर रहे हो वो आज की रेट पे कर रहे होंगे ना। क्या? हाँ मतलब फ्यूचर की रेट पे आप क्यों बनाओगे कुछ भी? मैं क्यों बनाऊंगी? मैं डीटी एंटिसिपेट क्या कर रही हूँ? अगर मुझे पहली बात, मुझे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की कि हाँ फ्यूचर में जाके कुछ भी या तो ज़्यादा या कम कुछ XYZ रेट होने जाएगा, ठीक। तो मैं ये देख रही हूँ मेरा डीटीए का काम क्या है, इसका यूज़ क्या है। डीटीए का यूज़ ये है कि मैं देख रही हूँ फ्यूचर में मुझे कम टैक्स देना पड़े। अगर आपको फ्यूचर की लायबिलिटी जो कि 25% से निकली होगी उसको सेट ऑफ करना है, तो आप ये भी 25% से निकालो। एक बार और सुनो मेरी बात। व्हाट इज टैक्स? ये 50 और 10 है क्या? 50 CR हो या 10 CR हो, ये दोनों अमाउंट्स परसेंटेज लगा के निकले, ठीक। ध्यान देना, ये दोनों अमाउंट्स परसेंटेज लगा के निकले। किस वैल्यू पे? ये बात करते हैं। परसेंटेज अमाउंट नीड्स टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है। वैल्यू जो मेरी बात कर रही हूँ मैं, ये आती है मेरी डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस या टीटीडी, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। ये मेरा आज की डेटा पे रहेगा, ठीक है, ये नहीं मूव करेगा। मैं जो अपनी बैलेंस शीट में अमाउंट्स में डिफरेंस निकाल रही हूँ, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस, ये मेरी आज की डेट के है। बट इन पे मुझे टैक्स कितना देना है, ये तो जब देना है तब की बात करेंगे। इस डिफरेंस पे मुझे अगर टैक्स देना है या मुझे इससे टैक्स बेनिफिट लेना है, तो ये सब कब करना है? मुझे फ्यूचर में करना है। तो आप जब आप प्रोविजनिंग करते हो, आप फ्यूचर के डेटा पे प्रोविजनिंग करते हो, फ्यूचर के हिसाब से, फ्यूचर की एस्टिमेट से, कि फ्यूचर में मुझे लगता है कि 2% लोग पैसा नहीं देंगे, तो मैं परसेंटेज जो लेती हूँ वो अपने एस्टिमेट बेसिस पे लेती हूँ। So right now, if I can estimate with assurance, with a lot of assurance कि मुझे आगे 25% या फिर 40% का टैक्स देना है, तो भाई आप एस्टिमेट अपना उस हिसाब से बनाना। फील आया? हाँ ठीक। तो DTL इज नथिंग, ये मेरे एस्टिमेट्स हैं एक तरह से। तो एस्टिमेट्स अब हमेशा जो एस्टिमेटेड रेट्स है या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से बनाना। ये मेरे आज के डेटा पे बनेंगे, DTD हो या फिर TTD हो। आगे आओ, मेजरमेंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, current tax liabilities or assets shall be measured using the tax rates that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period, that is using tax rate applicable for the current period। सही है ना ये? जरा एक मिनट। मॉड्यूल में भी यही है। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। एक सेकंड रुकना। नाइस, ठंड नहीं लगेगी? अरे स्वेटर, वो कुर्ता स्वेटर का और इनर और ये और कितनी और का मोटा वो ठीक ठीक ठीक। हेलो, हाँ हेलो कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ ही क्या बोलता है, करंट टैक्स या लाइबिलिटीज जो है मेरी, ये बनेंगी मेरी आज के टैक्स रेट्स पे। मतलब मेरी एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड जो भी टैक्स रेट एनैक्ट हो चुके हैं उस पे लगेगी। ये बात हम कर रहे हैं करंट टैक्स लाइबिलिटीज की, मेरे इनकम टैक्स लाइबिलिटी की। आगे आते हैं। Accounting treatment of current tax expense in statement of P&L. If item income or expense
is recognized in P&L, then current tax expense on such item will also be recognized in P&L. But if item relates to OCI, current tax on such item will also be recognized in OCI. ये हमने कल देखा था किस एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल नंबर बताओ जरा. सैंपल नंबर लैंड वाले में था. करेक्ट, एग्जाम्पल नंबर 2. हाँ 2. हाँ, तो ये हम पढ़ चुके हैं. फिर हम आते हैं offsetting current tax assets and current tax liabilities allowed only if entity has legally enforceable right to set off and intends to settle on a net basis. करंट टैक्स असेट और करंट टैक्स लाइबिलिटी की बात कर रहा है. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये मेरी बैलेंस शीट है, टी शेप बना रहे हैं. ये है मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये मेरी करंट टैक्स लाइबिलिटी हो गई. लेट्स सपोज ये 30 है और मेरे पास इस तरफ आ गया करंट टैक्स असेट इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्स. मेरे पास पड़ा हुआ एडवांस टैक्स, ये है 12. अब बैलेंस शीट में एक बैलेंस शीट की छत के नीचे या तो पीएफटी रहेगा या एडवांस टैक्स. करंट टैक्स असेट या लाइबिलिटी को इंड एज बोलता है आप नेट ऑफ करके दिखाओ प्लीज. ठीक, नेट ऑफ कब कर सकते हैं? ये कंडीशंस मुझे 0.5 में दी है. अगर वो 0.5 की कंडीशंस सेटिस्फाइड हैं तो आप नेट ऑफ कर दो. कंडीशंस क्या क्या है? पहली कंडीशन ये कहती है कि आपके पास लीगली एनफोर्सेबल राइट होना चाहिए. मतलब मान लो तुम्हारा एडवांस टैक्स इज रिलेटेड टू जीएसटी, ठीक, और तुम्हारा ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स. दिल क्या कहता है? क्या इन दोनों को सेट ऑफ करके दिखाना चाहिए? नहीं, करेक्ट. इंडियस भी यही कहता है. आपको लीगली, आपके पास अगर जीएसटी के एडवांस टैक्स रिसीट्स पड़े हैं, आप उसको इनकम टैक्स की लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते. यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू डू दैट. तो आप वही सेट ऑफ करना जिसका आपको लीगल लॉ भी आपको अलाउ करता हो. अगर हम इनकम टैक्स को देखें, मेरे पास जब ईयर एंड पे अगर लाइबिलिटी निकल के आ रही होती है तो उसको क्या होता है, एडवांस टैक्स से हम लोग सेट ऑफ करते हैं, माइनस करते हैं. तो मुझे इनकम टैक्स भी अलाउ करता है. और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंडियस भी यही कहता है आप इसको नेट ऑफ करके दिखाना इफ लॉ अलाउज यू टू डू दैट. अभी सब लोग ले गए. नाउ दूसरा कंडीशन है इंटेंट्स टू सेटल ऑन अ नेट बेसिस. एक तो लॉ आपको अलाउ करे और दूसरा आप खुद भी इंटेंड करते हो कि आप नेट बेसिस पे ही सेटल करोगे. बेसिक सी कंडीशन है. फिर आते हैं, नोट द एंटिटी हैज अ लीगली एनफोर्सेबल राइट टू सेट ऑफ when they relate to income taxes levied by same taxation authority. सेम टैक्सेशन अथॉरिटी माने वही जीएसटी की अथॉरिटी अलग है, इनकम टैक्स की अथॉरिटी अलग है. आगे डेफर्ड टैक्स पे आते हैं. हाँ, डेफर्ड टैक्स ये थ्योरी के लिए, ये सिर्फ हम लोग को डेफर्ड टैक्स असेट लाइबिलिटी निकालना आ गया, ये सब तो फालतू की बातें हैं. डेफर्ड टैक्स के ऊपर लिख लो सी फ्रॉम नोटबुक. इंडियस हमें क्या बोलता है, बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करनी है. और हमने कल क्या सीखा था, हमारी अप्रोच का एक मेजर प्रिंसिपल था, वो ये था कैरिंग अमाउंट से टैक्स बेस की तरफ मूव करना. ये मेरा बेसिक प्रिंसिपल वर्क करता है. तो मैं सबसे पहले देखती हूँ मेरे पास इन हैंड क्या है, जो आइटम है उसका नेचर क्या है. इफ इट इज एन असेट और कैरिंग अमाउंट लेट्स सपोज 5 है, टैक्स बेस लेट्स सपोज 4 है. अगर मुझे असेट को 5 से 4 करना है, असेट को 5 से 4 करना है, तो दोनों लोग आंसर करो मुझे, हम क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? DTL. DTL, करेक्ट. तो ये मेरा डेफर्ड टैक्स का रिवीजन था. इसमें क्या क्या स्टेप्स दिए हुए हैं,
कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, ठीक है, हम पहला कॉलम कैरिंग अमाउंट बनाते हैं, फिर कंप्यूट टैक्स बेस, फिर कंप्यूट टेम्परेरी डिफरेंस, क्लासिफाई टेम्परेरी डिफरेंस मतलब डीटीडी है या टीटीडी, फिफ्थ पॉइंट असेस डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्स लॉसेस या अनयूज टैक्स क्रेडिट्स, determine tax rate, calculate and recognize deferred tax, accounting for deferred tax, और नाइन्थ है offsetting deferred tax asset and deferred tax liability. हमने पॉइंट 1 to 8 सारे कल किए एक्सेप्ट फॉर पॉइंट नंबर 9. ऑफसेटिंग वाला हमने आज सीख लिया है, कोई बहुत मेजर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सीधी सी बात है. डीटीए बड़ा हो तो बैलेंस शीट में सिर्फ डीटीए दिखाओ, डीटीएल के अमाउंट ज़्यादा हो तो सिर्फ डीटीएल दिखाना नेट करके. किसी को म्यूजिक आ रही है ओके क्या? नहीं, आप बहुत शायद हल्की सी आई थी बीच में। ओके, मुझे बहुत लाउड आ रही है क्योंकि हाँ, मतलब हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसी वाली आ रही है। हाँ, मेरा मैं उसकी वजह से मेरी मेरी पेस बिगड़ रही है. मुझे लग रहा है कि मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, तो इसके चक्कर में ज़बरदस्ती मैं मतलब रीड नहीं कर पा रही, फंबल कर रही हूँ. ओके, कोई नहीं. हम्म। चलो स्टेप 1. स्टेप 1 क्या है? कंप्यूट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. इट इज़ बैलेंस ऑफ असेट और लाइबिलिटीज एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मैं इसको सिर्फ इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि आज इस पेज को रीड करके हम इसे आज के आज ही काट दें, आज के बाद इसको हम फिर ना देखें. इसका ये मतलब नहीं कि ये पेज इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसका ये मतलब है हम इसको कवर कर चुके हैं और मैं पर्सनली जानती हूँ कि ये आई नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इसलिए मैं क्लास में रीड कर रही हूँ, साथ में मेरे रीड करो और रीड करके आज के आज ही इसको छोटा सा क्रॉस मार दो. आगे इस पे टाइम नहीं देना है, अपने पास वैसे ही टाइम की तंगी है. स्टेप 2 कंप्यूट टैक्स बेस. टैक्स बेस क्या होता है? वो कैरिंग अमाउंट जो मेरे एज पर टैक्स बुक्स के से चल रहा होता है. इट इज़ द अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू असेट और लाइबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस. फिर ये टैक्स बेस है, टैक्स बेस अपन असेट लाइबिलिटीज को काट ही दो. नोट: if any asset is not taxable or if any liability is not deductible, that is if difference is other than temporary, then tax base equals to carrying amount. ये मेरा लास्ट के 2 एग्जाम्पल्स थे. मेरी अजम्पशन क्या हो जाती है जब मुझे मालूम हो कि टेम्पररी डिफरेंस नहीं है, कि टैक्स बेस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट. मेरा ख्याल है एग्जाम्पल नंबर 11 और 12 था ये. हाँ। आगे चलते हैं. स्टेप नंबर 3 कंप्यूट टेम्परेरी डिफरेंस. टेम्परेरी डिफरेंस इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट्स और लाइबिलिटी माइनस टैक्स बेस. इससे मेरा बनता है डीटीडी या टीटीडी. स्टेप 4 क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस. इसको भी काट सकते हैं, बेसिकली वी नो वही डीटीडी होगा या टीटीडी होगा. इसमें देखो काटने से पहले इन्होंने कैसे लिखा है. असेट बनेगा कब? जब कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एक्सीड्स टैक्स बेस. अगर हम इस चीज़ को ऐसे लर्न करने पे आए ना तो बहुत एग्जाम के टाइम कंफ्यूजन होता है. माने अगर हम ऐसे याद करें कि असेट्स का केस है सी ए इक्वल्स टू टी बी, तो हम बनाएंगे क्या? डी टी एल बनाएंगे. इस पे बनता है मेरा टी टी डी बनाएंगे. इस तरीके से याद करना मुश्किल है, पर हमने यहाँ पे जो हमने ये वाला तरीका देखा था सी ए टू टी बी वाला, इसमें बहुत नेचुरली हमने निकाल लिया था कि डी टी एल है और इसमें निकल के आएगा टी टी डी. इस वजह से ये जो चार्ट्स हैं इस पर मैं कट लगाने को कह रही हूँ. ये वो वाले चार्ट्स हैं जो इस मेथड से नहीं पढ़े होंगे तो उसको फिर ऐसे लर्न करना पड़ेगा. नोट: all taxable temporary difference give rise to deferred tax liability. All deductible temporary difference give rise to deferred tax asset. If carrying amount equals to tax base, then no temporary difference. स्टेप 5 क्या है? ठीक है, चलो आज की क्लास का फ्रेश कॉन्सेप्ट. स्टेप नंबर 5
assess, also reassess, deductible temporary difference, tax losses, unused credits. क्या कहना चाहता है? शुरू करते हैं। बुक से पढ़ने से पहले कॉपी पे आओ। इंडेस मुझसे कहता है डीटीए तुमने निकाल लिया, मैथमेटिकली यू कैन सी कि हाँ मेरा डीटीए बनता है। फिर भी इंडेस कहता है रुको, ये हाथ है एक तरीके का। इंडेस कहता है रुक जाओ, डीटीए मत बनाना। मेरा मैथमेटिकली डीटीए आ रहा हो के भी मैं ऐसे केसेस हो सकते हैं जब मैं डीटीए नहीं बनाऊंगी, उन केसेस पे ध्यान देना। कब मैं डीटीए नहीं बनाती हूँ? पहला केस, मान लो डीटीए का मतलब क्या है, फिर से हम लिखेंगे, फ्यूचर में इतना टैक्स नहीं देना होगा, ये होता है मेरा डीटीए। अब मान लो फ्यूचर में मुझे दिख रहा है, अब मेरा जो बिजनेस है, मान लो कि भाई आग वाग लग गई है या फिर अब बिजनेस में ध्यान नहीं जा रहा है, जैसे कि एटलस की साइकिल्स। किसी को याद है एटलस की साइकिल आती थी, किसी ने चलाई है? याद है, पता है, चलाई नहीं है। हाँ, तो एटलस की अच्छा, तो हाँ तुमने तो साइकिल ही नहीं चलाई, राइट। मुझे याद आ गया। हाँ, तो एटलस की जो साइकिल्स है अब आनी बंद हो गई है। तो ये उनको एकदम से रातों रात नहीं ऐसा लगा होगा कि यार अब बंद करते हैं। पहले से ही बिजनेस में अंदाज़ा लग जाता है कि ठीक है अब आगे नहीं चलेगा, लॉसेस हो रहे हैं मुझे। अगर मैं फ्यूचर में देख पा रही हूँ, एस्टिमेट कर पा रही हूँ कि मुझे फ्यूचर में लॉसेस है, ठीक है, फ्यूचर में लॉस मतलब टैक्स पेबल बनेगा ही नहीं। और जब टैक्स पेबल नहीं बनेगा तो तुम्हारे इस डीटीए का क्या होगा? फ्यूचर में इतना टैक्स नहीं देना पड़ेगा। भाई मेरा टैक्स पेबल है ही नहीं, मैं माइनस क्या करूं उसमें? तो जब मुझे आज की डेट में डीटीए बनाते वक्त ये रियलाइज हो जाए कि मेरा फ्यूचर में टैक्स पेबल नहीं बनेगा, फ्यूचर में लॉसेस हैं, और इन अदर वर्ड्स फ्यूचर में प्रॉफिट्स के कोई आसार नहीं दिखते, तो मैं आज की तारीख में डीटीए भी नहीं बनाती। क्लियर? ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है या तो फ्यूचर में आपको टैक्स देना होगा, ठीक, मान लो, या एक तो ये केस है। दूसरा केस, आपके पास एक तो क्या है, आप डीटीए और कहाँ यूज कर सकते हो, एक तो ये फ्रेश आपका करंट टैक्स निकल के आया, ये क्या था? करंट टैक्स, करंट टैक्स। दूसरी लायबिलिटी जिसके साथ मैं डीटीए सेट ऑफ कर सकती हूँ वो है डीटीएल। इफ आई एस्टिमेट कि मेरे पास फ्यूचर में प्रॉफिट भी नहीं होगा, मेरे पास डीटीएल भी नहीं होगा, तो भी उस केस में आप डीटीए मत बनाना, ठीक। एक तो आप डीटीएल के साथ सेट ऑफ करते हो, एक आप करंट टैक्स के साथ सेट ऑफ करते हो, ये दोनों नहीं दिखते तो डीटीए मत बनाना। तीसरा पॉइंट, कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ तुमसे थियोरी लिखवाने के लिए वो ये दे देगा, ठीक है मेरे पास अभी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, पर मेरे पास ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको मैं लगाऊंगा, ऐसे कुछ प्लान्स हैं मेरे बिजनेस के लिए जिससे मेरी टैक्स प्लानिंग होगी, थोड़े से प्रॉफिट्स जनरेट होंगे। ऐसे केस में जहां वो अंदाज़ा दे कि हाँ आगे आपका टैक्स क्या है, आपका प्रॉफिट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, तो भी उस केस में आप डीटीए बना लेना। बेसिकली उसको सेट ऑफ करने के लिए कुछ एक बेस चाहिए, अगर वो नहीं है तो डीटीए भी नहीं बनेगा। और कुछ रह गया क्या? आई गेस सारे पॉइंट्स कवर हो गए। एक बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं कुछ छूट गया होगा तो उसको भी कवर कर लेंगे। देखते हैं।
कॉन्सेप्ट बुक पे आओ. स्टेप नंबर 5, deductible temporary difference reduces the future taxable profits. Therefore, an entity should recognize DTA on deductible temporary differences only when it is probable that taxable profits will be available against which DTA can be utilized. लास्ट लाइन है थोड़ी सी बस पढ़ने की कि तभी बनाना when taxable profits will be available against which DTA can be utilized. For utilization of DTA, the standard provides 3-step criteria to be applied in serial order. ये 3 चीज़ें चेक करो, अगर ये मिल रही हैं आपको तो DTA बनाना, नहीं मिल रही हैं तो आप मत बनाना. और ये एंड बेसिस पे नहीं है, और बेसिस पे. पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करो, नहीं बनती है तो दूसरी, नहीं बनती है तो तीसरी. पहली कंडीशन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस. The entity should see whether there are sufficient taxable temporary differences whose reversal pattern matches with the reversal pattern of deductible temporary difference. ना ये रिवर्सल पैटर्न्स की बात कर रहा है. इसको पहले क्वेश्चन में करते हैं और फिर थ्योरी में पढ़ते हैं. जितना हाथ चलेगा उसके बाद दिमाग में क्लैरिटी एकदम प्रॉपर आएगी. तो एक पहले क्वेश्चन निपटाएंगे. क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर आओ. और इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करना. रादर मुझे कोई तकलीफ हो रही है उससे. चलो इलस्ट्रेशन नंबर 15. मुझे लगा मुझे इजी पड़ेगा पर अभी उसका सेटअप बनाना पड़ेगा. पेज नंबर 8.9. ओके. 5 मार्क का सवाल है. B Limited is a newly incorporated entity. Its first financial period ends on March 31st, 2001. फर्स्ट पीरियड होता है March 31st, 2001. As on the said date, the following temporary differences exist. इस तारीख को क्या क्या है इनके पास? Taxable temporary difference relating to accelerated depreciation of rupees 9,000. These are expected to reverse equally over next 3 years. सबसे पहला तो इनके पास क्या है? TTD. TTD से क्या बनता है? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. TTD है इनके पास 9,000 रुपए की, जो कि 3 सालों में रिवर्स होगी. ये रिवर्सल की क्या बात कर रहा है? ये देखो इधर. यहां मेरे पास देखो DTL बना है. हाँ गई. हाँ, तो यहाँ मेरे पास DTL है. देखो हम लोग क्या कर रहे थे? DTL क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट और लास्ट में 5th ईयर पे हमने क्या किया? रिवर्सल किया. ठीक. इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में मुझे प्रोवाइड करता है क्या इन्फॉर्मेशन कि 9,000 का तो होगा क्रिएट और फिर 3 सालों में ये रिवर्स हो रहा है. इट डिपेंड्स मैंने किस चीज़ पे बनाया था, उस हिसाब से रिवर्सल इसका हो रहा है 3 साल में. फिर मेरे पास पॉइंट बी क्या बोलता है? मेरे पास है डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस
relating to preliminary expense of rupees 4,000 expected to reverse equally over next 4 years. अब है मेरे पास डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस ऑफ रुपीज 4,000 एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इन नेक्स्ट 4 years और इससे मेरा बनता है DTA. कोई मुझे नेट फिगर बता सकता है? नेट मारो गोली, पहले बताओ DTL कितना बनेगा. क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, नीचे भी देखो. It is expected that B Limited will continue to make losses for next 5 years. अगले 5 साल लॉसेस हैं, इससे इस पे फर्क पड़ेगा. फिर टैक्स रेट है 30% का. लॉसेस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड बट नॉट बैकवर्ड्स. डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एज ऑन March 31st 2001. अब मुझे बताओ, मुझे इस तारीख को बताना है कि कितना DTL बनेगा और कितना DTA बनेगा और नेट क्या होगा दोनों का इस तारीख का. सबसे पहले मैं बताओ केस ए में क्या कितना DTL बन रहा है? 2,700. 2,700. 9,000 का 30% सही है. और DTA कितना बन रहा है? 1,200. 1,200. मान लो मैंने अभी ये कॉन्सेप्ट ना पढ़ा होता कि DTA बनाने से पहले 4 बार सोचो, ठीक है. DTA मान लो बन ही रहा होता 1,200 का और DTL बन ही रहा होता 2,700 का. तो ऐसे केस में क्वेश्चन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था. मेरी बैलेंस शीट में क्या दिख रहा होता? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में DTL दिख रहा होता कितने का? 2,700 का. अरे 2,700 माइनस 1,200 का Okay. है ना. मैं नेट की बात कर रही हूँ. मैं कह रही हूँ कि ऊपर की कहानी मेंशनड ही नहीं होती. अब क्या है, मुझे इन फालतू की इंफॉर्मेशन दी हुई है, निकालना मुझे यही है कि एट द एंड आपको कितना नेट डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज करना है. तो ये हम कैसे करेंगे देखते हैं. एक एक इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करो. एक छोटी सी टेबल की तरह बनाना, फॉर्मेट अच्छा लगता है देखने में. कितने साल? 3 और 4 साल. तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, पर्टिकुलर्स, फिर आ जाओ 31 मार्च 2001. इस दिन मुझे बताना है कि क्या लेना है नेट एग्जैक्टली. और रिवर्सल कब है? नेक्स्ट 3 years और 4 years में. सो 31 मार्च 2, 31 मार्च 3, 31 मार्च 4 और 31 मार्च 5. ये आ गए मेरे साल. अब आते हैं केस ए में. मेरे पास क्या बन रहा है? TTD 9,000 का, DTL 2,700 का. तो मैं लिखूंगी यहाँ TTD पे मेरा DTL आया 2,700 का और सेकंड में मेरा DTD पे DTA. कॉलम में मत लिखना. DTA मुझे कितना दिख रहा है? 1,200 का बनता हुआ. वेट करेंगे, ठीक है, ठीक है. अब 2,700 कितने सालों में जाना है? 3 सालों में रिवर्स होना है. तो हर साल कितना कितना रिवर्स होगा? 2,700 बाय 3, 900. 900. करेक्ट. 900, 900 और 900. रिवर्सल का मतलब है DTL मेरे पास स्टैंड होगा 31 मार्च 2002 को 900 पर, फिर अगले साल फिर 900 पर और फिर 900 पर. और रिवर्स कैसे होगा? प्रॉबेबली DTA दिख रहा है मुझे, तो DTA के साथ
ओके रिवर्स नहीं, मेरा वर्ड गलत हो गया, सेट ऑफ होगा ये DTA से। TTD का काम हो चुका है, अब DTD के काम पे आते हैं। 1200 का DTA है, इसका रिवर्सल बताता है। अच्छा एक बार को लिख के देखते हैं, 1200 का अगर बनाते हैं, इसका रिवर्सल 4 साल में, मतलब 300 में यहाँ कट होगा, 300 में यहाँ जाएगा, 300 और 300। ये क्या है, DTA के रिवर्सल्स हैं। अब मुझे ये देखना है, सबसे पहले क्या बताया था मैंने, प्रॉफिट्स होने चाहिए। फ्यूचर में अगर लॉसेस दिख रहे हैं आपको तो DTA का काम है ही नहीं, आप DTA बनाना मत। तो मेरे सवाल ने मुझे बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगले 5 सालों में लॉसेस हैं। तो पहली कंडीशन में तो मैं एकदम रुक गई, इट्स लाइक अ रेड फ्लैग, आगे नहीं मूव करना। बट होप कहाँ है मेरे पास, होप है मेरे पास DTL से। मुझे दिख रहा है मेरे पास DTL है यहाँ पे 900 का, यहाँ 900 का, यहाँ 900 का, ठीक, और यहाँ पे 300 की है। इसको DTL नहीं मिलेगा इस 300 को, तो मैं कितने का, अब बताओ जरा कि मैं कितने का DTA एक्चुअली में क्रिएट करूं। 300। सॉरी, 2 मिनट 2 मिनट। हाँ हाँ, DTA क्रिएट करने के लिए उसके करस्पॉन्डिंग या तो प्रॉफिट हो या फिर करस्पॉन्डिंग DTL हो, जहां वो इस्तेमाल हो सके, जहां वो अपने आप को स्वाहा कर दे। 2100। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, ध्यान 2100 तो DTA 2100 कैसे आएगा। 1200। चलो 2 मिनट तो। हाँ हाँ, फिर से तो यहाँ पे तो डिटेल है ना 900 का। हाँ, मैं कह रही हूँ, मैं 3 साल का तो इन टोटल की मैं बात कर रही हूँ। मेरे पास 2700 का DTL अगर है, और ये हर मतलब अगले 3 साल में रिवर्सल होगा, अगले 3 साल में रिफ्लेक्ट होगा रिवर्स होते हुए, और मेरे पास यहाँ 1200 का DTA है, ये अगले 4 साल में दिखाई देगा। DTA को रिवर्सल के लिए, DTA मेरे पास खड़ा हुआ है, इसको रिवर्स करने के लिए या तो करंट टैक्स हो जहां ये स्वाहा हो जाए, या फिर DTL हो जहां ये स्वाहा हो जाए। तो मेरे पास डिटेल है। DTL है, ईयर 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में नहीं है। तो मैं DTA बनाऊंगी 1200 माइनस 300 का। ओके, हम्म, मतलब जितना डिटेल है उसी के इक्वल। हाँ ठीक। तो जब ये 900 का बनेगा तब मेरा काम बनेगा, यही इसका आंसर है। 900 को रिकॉग्नाइज करेंगे और 300 वाले को सिर्फ डिस्क्लोज करके चले आएंगे। तो यहाँ पे लिखो ऐसे लास्ट में अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, 1200 वाले, ठीक, ये DTA है, रिकॉग्नाइज DTA ₹900, और जो बैलेंसिंग फिगर है ₹300 की, उसको हम करके आएंगे डिस्क्लोज। रियल लाइफ में एवरी एंटिटी एस्टिमेट्स की प्रॉफिट होगा और वो पूरा DTA रिकॉग्नाइज करके चलती है। ये तो सवाल है मेरे पास, सवाल में मैं एस्टिमेट लगा रही हूँ कि अगले 5 साल प्रॉफिट नहीं होगा। रियल लाइफ में इन जनरल सारी कंपनीज यही एस्टिमेट करके चलती हैं कि मुझे प्रॉफिट होगा, और DTA तुरंत के तुरंत सारे बनाते चलो, इतनी मैथ्स कोई नहीं लगाता है, ठीक। हाँ, अब बुक वाले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। एग्जाम्पल लिखो, इन अबव इलस्ट्रेशन 15 है, assume
DTD was of rupees 15,000 instead of rupees 4,000 and is expected to reverse over 4 years. Tax rate वही है, tax rate equals to 30%. Everything else remains same. ठीक है, टेक 1 मिनट, खुद से सॉल्व करके देखो इसको. वही 5 साल बनेंगे. 31 मार्च 1, 31 मार्च 2, 31 मार्च 3, 31 मार्च 4 और 31 मार्च 5. DTA और DTL. उल्टा कर देते हैं. DTL कितना दिया है मुझे? DTL में तो कोई फर्क नहीं है, वही आएगा 2700 और 3 साल में 900, 900 और 900. DTA पर आते हैं. ये मुझे कितना दिया है? कोई बता सकते हैं DTA की फिगर क्या है? 4500. परफेक्ट, परफेक्ट. हम कंफ्यूज हो सकते थे, नहीं हो, आई एम हैप्पी. ये मुझे डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस दिया है. करेक्ट, करेक्ट. 45 कैसे आया? हाँ, ओके, चलो यही हम डिस्कस कर रहे हैं. मेरे पास डिडक्टिबल टेम्पररी डिफरेंस दिया है 15,000 का. टू फाइंड आउट DTA हम 15,000 को 30% से मल्टीप्लाई करेंगे. हुआ? राइट. हाँ, मैंने पूरा गलत कर दिया. हाँ. ये DTA यहाँ बनेगा. लेट आई एम जस्ट राइटिंग, कट सकता है. हम मान रहे हैं 4500 का. इसको अगले 4 साल में रिवर्स करना है. कैसे कैसे होगा? 1125 मतलब चारों में कर देंगे, बट अलाउेबल तो 3 ही साल है. अरे मैंने क्या लिख दिया? 1125. तो यहाँ मेरा अब कितने का DTA बनेगा एक्चुअली में? 3375. 3 लेकिन 3. हमारा डिटेल तो 900 का है. 3375 करेंगे अगर उसको हटा दिए 4th ईयर का. लेकिन वही तो 900 तक ही तो लिमिटेड होना चाहिए ना. ओके, सोचो सोचो. शिप्रा, तुम सोच के बताओ.
अरे नीचे हम स्नैक्स का एक्स्ट्रा भी तो बना ही सकते हैं ना। अब मैं मुझे नहीं वैसे मैं मुझे अनाउंसमेंट की आवाज आ रही है। हाँ, बताओ आंसर, बोलो बोलो। मतलब वैसे तो मैंने फोर्थ ईयर एक्सक्लूड करके 3375 लिखा है, बट मेरा मानना है कि टू द लिमिट ऑफ डीटीएल ही होना चाहिए, 900 ठीक है, 900 900 तक। तो कितना बनेगा फिर टोटल? 2700। ओके, शिप्रा, व्हाट डू यू से? मेरे हिसाब से डीटीएस ज्यादा भी हो सकता है, कोई ओके, ऐसा डीटीएस कुछ ज़्यादा हो सकता है। अच्छा अगर नेट डी कर दूंगा। डीटीएस ज़्यादा होगा, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे थे कि ये अकेला नहीं रह सकता, इसको आदत है स्वाहा होने की। मैं तो आया ही स्वाहा होने को हूँ। मुझे जीने में मज़ा ही नहीं आता। ये डीटीए के इस तरह के भाव रहते हैं हमेशा। डिप्रेशन में रहता है हमेशा डीटीए। या तो डीटीए को 700। प्रॉफिट चाहिए होता है, या फिर डीटीए को डीटीएल चाहिए होता है अपने आप को तबाह करने के लिए। शिप्रा, अब अपने आंसर को रिकंसिडर करो। अब मैं रिकंसिडर कर डी रही हाँ, हूँ। हाँ, डीटीए को। जो मेरी गलती थी वो मैंने कर लिया एक्सेप्ट, बट ओके, मैं बताती, देखो। आप डीटीए, बोलो आप बोलो। हाँ, डीटीए ईयर 1 पे टू द लिमिट ऑफ 900 ही बनेगा, क्योंकि उसके पास अगर फर्स्ट ईयर में ये जो जितना भी एक्सेस है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए उतना डीटीएल नहीं है। और प्रॉफिट्स तो हम बता ही चुके हैं क्वेश्चन में कि अगले 5 साल तक जीरो रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीटीए बनेगा टू द लिमिट ऑफ 900, यहाँ भी बनेगा 900 तक का, यहाँ भी बनेगा 900, और यहाँ तो बनेगा ही नहीं, जीरो बनेगा यहाँ पे। ठीक, तो मेरा डीटीए पल्लवी ने ठीक गैस किया था। गैस नहीं, सॉरी, सही बताया था उसने, 2700 का। हाँ, अभी अभी आया। हाँ आ गया है। हाँ, ये आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना क्लासेस? हाँ, 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 ठीक है। ठीक है। तो मैं फिर से बोल देती हूँ, ठीक है, हम रिकॉर्डिंग पे, अब हम बैठे हुए हैं, तो हम रिकॉर्डिंग पे क्यों रिलाई करें। सीधी सी बात है, जो मेरा अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हमने 3 पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ समझे थे, लिखे हैं प्रॉपरली कि नहीं, कहीं नहीं नहीं बस लिखे हैं। पढ़ रही। ठीक है, तो इसको आप नोट्स में लिख ही लेते हैं। आप पहले लिख लेते हैं और फिर उससे देखते हैं क्या हमने लिखा है। अह, लिखो नोट, डीटीए can be used in the following 3 cases. Point number A, in the year of DTA reversal, check whether there there is any future profit, there are any future profits expected. Point number B, in the year of DTA reversal, check whether there is any DTL reversal or not.
ये भी और है, और अभी भी हम और लिखेंगे. पॉइंट नंबर सी, in the year of DTA reversal, check whether profits can be created through tax planning opportunities. लिख लिया? हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर ऐसा मेंशन नहीं होता कि 5 सालों में लॉसेस होगा, तब तो हम फुल लेवल तक डीटीए बना सकते थे एकदम आगे एकदम वाले सालों तक. करेक्ट, सही. अब कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, सही. तो अब मैं इसको एक बार दोबारा जो हमने लिखा है रिपीट कर रही हूँ, शिप्रा ध्यान देना. डीटीए के क्रिएशन पर थोड़ी सी कंडीशन लगाई हुई है कि अगर ये कंडीशंस मीट होती हो तभी आप डीटीए बनाना. हम ज़बरदस्ती का एक असेट लेके नहीं बैठे रहेंगे. डीटीएल तो ये है कि आगे जाके पे होगा, ये चला जाएगा, कैश से सेट ऑफ होएगा, कैसे भी करंट टैक्स से सेट ऑफ होएगा, फ्यूचर की लाइबिलिटी है. असेट का क्या करेंगे? ठीक है, तो असेट का वो बोलता है आप इसको सेट ऑफ करना, नेट ऑफ करना. मान लो फ्यूचर में प्रॉफिट होता है आपको, फ्यूचर में आपको कितना भी जो हमने वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, जैसे 10 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, इस पे 30% टैक्स, मुझे 3 रुपए का टैक्स देना है फ्यूचर में. तो इस पे जो डीटीए है, अगर मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, यहाँ पे डीटीए सेट ऑफ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा. तो ये डीटीए का रोल है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ ही ये है कि कहीं जाके सेट ऑफ हो जाए. ठीक, तो डीटीए क्या ढूंढता है? डीटीए ढूंढता है फ्यूचर में प्रॉफिट. डीटीए ढूंढता है फ्यूचर में डीटीएल. अगर प्रॉफिट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, देखो भाई कोई डीटीएल का रिवर्सल तो नहीं है. अगर डीटीएल का रिवर्सल है तो जाओ उसमें जाके चिपक जाओ. और अगर ये दोनों नहीं है तो ये एक लास्ट लाइन है, इसको याद कर लेना, इसको हर आंसर में चिपका के आना है, ऐसे का ऐसा ही. ये कहता है कि ठीक है, तुम बिजनेस ऑपरेशन से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें प्रॉफिट होगा, बट तुम ऐसे कुछ तिगड़म लगा रहे हो, तुम टैक्स प्लानिंग कर रहे हो कि हाँ मुझे ऑपरेशन से प्रॉफिट नहीं होगा बट ऐसी टैक्स प्लानिंग कर लूँगा कि मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा. तो उस केस में तुम्हारा डीटीए फिर से, तुम्हारा प्रॉफिट निकल के आया तो तुम डीटीए को उसमें से सेट ऑफ कर लेना. ठीक, ओके, तो यहाँ ठीक ये जो, है. हाँ, तो यहाँ मेरा जो एग्जाम्पल था या क्वेश्चन था, इसमें मैंने क्या कहा कि रिकग्नाइज करो 900 का डीटीए और बाकी 300 का सिर्फ डिस्क्लोज करके आना. इस आंसर में भी एक ये लाइन जोड़ के आना, एक ये थ्योरी की लाइन लिखना. ठीक है, हम कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स नहीं है अगले 5 साल में, प्रॉफिट्स नहीं है, डीटीएल भी नहीं है चौथे साल का. तीसरा पॉइंट लिख देना, लेकिन अगर कंपनी के पास ऐसी कुछ टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच क्रिएट्स प्रॉफिट, तो हम इस 300 को भी रिकग्नाइज कर लेंगे. ये एक छोटी सी लाइन लास्ट में लिख के आनी है. इसको एक बार बुक से भी कवर कर लेते हैं. लाइन क्या है वो? थर्ड लास्ट लाइन पे आओ सोल्यूशन की 8.10 पर. However, if there are tax planning opportunities that could be identified for the year ending on March 31st, 2005, deferred tax asset on the remainder of rupees 1000 of deductible temporary difference could be recognized at the rate 30%. 1000 का 30% is what? 300. वही चौथे साल का जो अकेला 300 पड़ा है, मायूस.
कहाँ जाके आहुति दूं, कहाँ जाके जलूं। ठीक, इसकी बात चल रही है। तो ये था मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 15 और हमने थ्योरी भी लिख ही ली है। इसको बुक से कवर कर लेते हैं और फिर बाकी का नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। से बुक से क्या कवर करना है, देखो पॉइंट नंबर 8, सॉरी पेज नंबर 8.4 पे आओ। वही 3 पॉइंट्स लिखे हैं रेड में, देखो। एग्जिस्टेंस ऑफ टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, probability of future profits, availability of tax planning opportunities। यही 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने रजिस्टर में लिखे हैं अभी, तो उसको वहीं से पढ़ लेना। फिर नीचे जो 2 पॉइंट्स हैं, अनयूज टैक्स लॉसेस एंड अनयूज टैक्स क्रेडिट्स, आई वांट टू टेक दम अप विद एग्जांपल्स। बुक से बाद में कवर करेंगे। बस एक टैक्स लॉसेस का करते हैं और फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। बुक बंद की जाए। छोटा सा पॉइंट है, कोई बहुत बड़ा मेजर वो नहीं है, बट वी ऑल शुड नो। सो लिखेंगे टैक्स लॉसेस, या छोड़ो नहीं लिखेंगे टैक्स लॉसेस, कल लिखेंगे। छुट्टी। वो भी ठीक है। बढ़िया। कहाँ है शिप्रा? अह, शिप्रा को पढ़ाई करनी लग रहा है। मैं तो ये सोच रही हूँ, ठीक है कल करेंगे। हम्म। ठीक है शिप्रा चलो। लग रहा है पहली छुट्टी ले चुकी है। शिप्रा, हाँ ये ऑन डिमांड वाली छुट्टी है, ऐसे जाना नहीं है। नहीं सही जाऊंगी ना, मैं बात है। हूँ। मैंने शिप्रा कैमरा की ऑन तो किया है। अच्छा ओके, मैं मेरी हाँ। स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ मेरे ही नोट्स दिखाई दे रहे हैं, मैं छाई हुई हूँ। 1 सेकेंड। मेरे एक YouTube सब्सक्राइबर के लिए मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर। और कल फिर मिलते हैं, बाय बाय। हम शुरू करते हैं डिस्कशन टैक्स लॉसेस का। पहले इसका नेचर समझते हैं, इसका इफेक्ट समझते हैं, और फिर क्योंकि हम चैप्टर ही डिटेल की कर रहे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि इसका इफेक्ट, अल्टीमेट इफेक्ट हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले नेचर समझते हैं, फिर तुम खुद बताना कि इसका क्या करना चाहिए। तो लिखेंगे, मान लो एक एग्जाम्पल लिखना। ईयर 1 में मुझे टैक्स लॉस हुआ है ₹50,000 का, और इसके साथ क्या है, यू कैन ट्रांसफर टू फ्यूचर ईयर्स, ट्रांसफर दिस टू फ्यूचर ईयर्स। 8 साल तक इसको मान लो हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ट्रांसफर, कैरी फॉरवर्ड, जो लिखना चाहो। कैरी फॉरवर्ड ज़्यादा ठीक है। टेक्निकल वर्ड है। ठीक, अब ईयर 2 आया। ईयर 2 में मुझे हो गया प्रॉफिट, और प्रॉफिट मुझे हुआ है ₹80,000 का। अब टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 80,000 पे मैं टैक्स नहीं दूंगी। मैं क्या देखूंगी, मेरे पास पीछे कोई लॉस है कि नहीं। मैं उस लॉस को यहाँ पे सेट ऑफ करूंगी। प्रीवियस लॉस इक्वल्स टू ₹50,000, इसको कर देंगे हम माइनस। मेरा बचेगा यहाँ नेट प्रॉफिट ₹30,000, और अब इस पे मैं टैक्स दूंगी।
इतना लिख लो तो बताओ। लिख लिया। ठीक, तो अब इस पे मुझे टैक्स पे करना है। अब अपना एक बार वो चार्ट ज़रा अपने दिमाग में घुमाओ, कॉपी में देखो, जब हम बनाते थे टेबल सीए, टैक्स बेस, डिफरेंस और यहाँ डेफर्ड टैक्स। टैक्स लॉस जो मैं यहाँ माइनस कर रही हूँ, ये इसमें से कहाँ सिमिलैरिटी तुम्हें क्लिक करती है? सिमिलैरिटी। हम्म, थोड़ा हिंट करती हूँ मैं। ये जो अमाउंट है प्रीवियस लॉस का, मैं बात कर रही हूँ प्रीवियस लॉस का नेचर कहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, ये मेरा सवाल है। तो जो मेरा प्रीवियस लॉस है, मैं उसे प्रॉफिट में से माइनस कर सकती हूँ और फिर टैक्स निकलेगा, फिर बाद ठीक में है। टैक्स निकलेगा उस अमाउंट पे। तो कुछ कहीं मैच करता हुआ दिख रहा है? नहीं, मेरे को तो नहीं क्लिक कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। चलो, जैसे कि एक होता है मेरे पास टीटीडी और एक होता है डीटीडी, डिडक्टिबल हम्म, टेम्परेरी डिफरेंस। डिडक्टिबल डिफरेंस। टेम्परेरी डिफरेंस का मतलब क्या बताया था? जो चीज़ फ्यूचर में डिडक्ट हो सकती है, ठीक है। डिडक्ट कहाँ होती हाँ। है? मेरा मान लो यही इसी है, अब एकदम मैं बोली दे रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके, पर मैं अब आंसर भी कर रही हूँ। मान लो मेरा कुछ भी प्रॉफिट निकल के आता है, एनीथिंग एक्स वाई जेड, ठीक है, उसमें से मैं अपना डी टी डी माइनस कर सकती हूँ और फिर मैं उस पर टैक्स देती हूँ इन अ वे। डी टी डी पे ऐसे भी समझो, मान लो मेरा डी टी डी कुछ भी है, डी टी डी इज वॉट, मेरा डिफरेंस के कॉलम में आता है डी टी डी, यहाँ पे आ गया मान लो 5 CR। इस डिफरेंस हम्म, पे फिर मैं क्या निकालती हूँ, इनटू टैक्स रेट करके मैं बनाती हूँ डी टी ए, हम्म, है ना। हम्म, और ये डी टी ए क्या होता हम्म, है? मैं एग्जैक्टली डी टी डी को अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं करती हूँ, एग्जैक्टली ये काम नहीं हो रहा है, मैं सिमिलैरिटी निकालना चाह रही हूँ, आइडेंटिकल नहीं बता रही हूँ। तो एक सिमिलैरिटी की बात थी कि ये जो प्रीवियस लॉस है वो माइनस हो रहा है। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूँ, पीछे का सब भूल जाओ एक बार, अब मैं एग्जैक्ट बात करती हूँ कि होता क्या है। मेरा डी टी ए आता है, डी टी इज वॉट, इनटू जब मैं टैक्स रेट कर रही हूँ, डी टी इज माई टैक्स अमाउंट, है कि नहीं? हाँ। ठीक, ये मेरा टैक्स का अमाउंट है। अगर मुझे फ्यूचर में 40 करोड़ का टैक्स देना है और मेरे पास, ये मेरा क्या, करंट टैक्स, ये एज पर इनकम टैक्स है, और मेरे पास डीटीए पड़ा हुआ है 10 CR का, तो मुझे एग्जैक्टली exactly कितना पे करना होगा? 30 CR। 30 CR, ठीक है। तो वही काम, बस वही काम यहाँ हो रहा है, ये टैक्स के अमाउंट में हो रहा है। मैं यहाँ पे प्रॉफिट के टर्म्स में बात कर रही हूँ। प्रॉफिट 80,000 का था, प्रीवियस लॉस मुझे माइनस करने को मिल गया, फिर बाद में मैं उस पर नेट प्रॉफिट पे टैक्स निकालूंगी, ठीक है। तो ये जो, अगर मैं इस पे बात करूँ 5 CR की मैं बात करूँ, डी टी डी, इस पे अभी टैक्स रेट नहीं लगा है, तो ये अगर मेरे हाँ। पास डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस है, तो मैं ऐसे अपने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर सकती हूँ, करते नहीं है, डी टी डी कभी डिडक्ट नहीं होता, हाँ। ठीक है। तो बस इतनी सी बात है ये। तो अगर मैं टैक्स लॉसेस की बात करूँ, मेरे पास बुक्स में टैक्स लॉसेस मुझे दिख रहे हैं, तो ये कहाँ से, इस पे मैं क्या बना सकती हूँ, डी टी ए बना सकती हूँ। लिखना, ठीक है। पहले लिखो फिर बोल, एक बार फिर बताती हूँ, डी टी ए क्रिएट करो, वाई, आज के लॉस लिखना, आज के लॉस की वजह से फ्यूचर में कम टैक्स।
तो आज के लॉस की वजह से है ना, अब इस लाइन से मुझे लगता है एकदम क्लैरिटी रहेगी। आज का लॉस मुझे हुआ है, इससे मुझे फ्यूचर में कम टैक्स देना होगा। इसका नेचर इज सिमिलर टू डीटीए। अगर मेरे पास डीटीए होता है, दिस मीन्स कि मुझे फ्यूचर में कम टैक्स देना पड़ेगा, राइट? ठीक है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो इसी की तरह जैसे एक ये स्पेशल आइटम है टैक्स लॉस, एक स्पेशल आइटम और आता है मेरे पास, वो है मैट। मैट क्या होता है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। मैट के साथ ऐसा करो, मैट क्रेडिट लिख लो, मैट क्रेडिट। तो मैट कब हम लोग को क्रेडिट मिलता है? मैट का मेरे पास मान लो क्या कहते हैं, इनकम, मेरी बुक प्रॉफिट, सॉरी बुक प्रॉफिट नहीं, मेरे पास अगर मैं अपनी पी एंड एल बना रही हूँ, मेरे पास प्रॉफिट नहीं बच रहा है और मेरा टैक्स निकल के आ रहा है ज़ीरो, बट एज पर मैट प्रोविजंस मेरा बुक प्रॉफिट वो निकाल देते हैं कुछ भी, 10 CR का लेट सपोज, उस पर टैक्स निकाल देते हैं। 10 CR तो ज़्यादा ही निकाल दिया, 10 लाख का उस पर प्रॉफिट कुछ निकाल दिया उन्होंने, 17,000 का या 30,000 का, 17,000 बेटर है, ठीक है। तो मैट के प्रोविजन से कहते हैं आपका भले ही टैक्स ज़ीरो आ रहा हो, पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इतना है, ये मिनिमम है, तो इतना पे कर दो, अभी अभी पे कर दो। और हम वो कर फ्यूचर दे। में, और फ्यूचर में अगर आपका टैक्स बनता है कुछ भी अमाउंट, मान लो 20 लाख का आपका टैक्स बनता है, तो ये जो आज आपने ज़बरदस्ती पे कर दिया है मेरे कहने पे, इसका आप क्रेडिट ले लेना, ठीक है। ठीक है। एक बार हम हम्म। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ताकि एक मेरे पास नोट बना रहे कि एग्जैक्टली मैट क्रेडिट है क्या। ऑल दो अभी डीटी वीटी सब पढ़ेंगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा। स्टिल छोटा सा एक लिख लेते हैं। मान लो ईयर 1 है, टैक्स बुक्स में मेरे पास प्रॉफिट इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज टैक्स पेबल भी सब वही है। इक्वल्स टू ज़ीरो। हाँ। फिर मेरा मालूम पड़ता है बुक प्रॉफिट एज पर मैट प्रोविजंस। बुक प्रॉफिट्स आते हैं ₹15,000 के, और लेट्स से मैट प्रोविजंस कहते हैं कि आप इसको 15% पे टैक्स करना। तो मेरा यहाँ पे टैक्स पेबल कितना बन जाएगा? टैक्स पेबल एज पर मैट और प्रोविजंस 2250। 2250, ओके। पर 2250, 15 x 5, एक सेकंड। 15 x 15, कितना? सॉरी। 15% लगाया हाँ, था। 15 x 15। हाँ, ओके ओके। 15,000 पे 15% ना। या सही यार। हाँ। तो टैक्स पेबल एज पर मैट प्रोविजंस निकल के आए 2250। नाउ दिस implies पे टैक्स of ₹2250 to government in year 1। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की ओर, ईयर 2। इस दिन मुझे टैक्स प्रॉफिट्स हो गए ₹80,000 के,
और इस पे टैक्स लॉज मुझसे टैक्स लेते हैं 30% पे। तो यहाँ मेरा टैक्स बनता है 24,000, यही होना चाहिए 80,000 इंटू 30%, 24। फिर हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, बुक प्रॉफिट्स। एज पर मैट प्रोविजंस ये हो गई है ₹10,000 और एट द रेट वही 15%, ये निकल के आएगा 1,500। यहाँ तक लिख लिया हो तो बताना। हाँ लिखिए। ठीक है, तो ईयर 2 में मेरा इनकम टैक्स लॉ ये कहता है ये मिनिमम अमाउंट है। ठीक है, 1500 मैट प्रोविजंस से अगर 1500 आ रहा है तो दिस इज मिनिमम। इसके ऊपर का अगर तुम्हारे टैक्स निकल के आते हैं तो वो पे कर देना। मतलब मिनिमम 1500 है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। तो तुम्हारा अगर 24,000 निकल के आ रहा है, सो इन बिटवीन दीज टू यू पे 24,000। ठीक, तो ईयर टू टैक्स पेबल इक्वल्स टू 24,000। बट वेट, क्या करेंगे, 24,000 तो इन दोनों में से निकल के आया। मेरे पास पिछले ऊपर टाइम वाला का क्रेडिट। एकदम सही, मेरे पास पीछे का मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं उसको कर दूंगी माइनस। वो है मेरा 1,500 का। सॉरी, 2 to 5। 2250। हाँ, तो यहाँ मेरा बन जाएगा टैक्स पेड है एक्चुअल में 24,000 माइनस 2250। अबैकस सीख लेना चाहिए था। 2175। तो ये हो गया 21,750। तो अब मुझे क्या हुआ, मैंने जो पीछे का मैट पे करा हुआ था, मैट क्रेडिट जो मेरे पास था, उसका मुझे आज फ्यूचर में बेनिफिट मिला है। और कहाँ बेनिफिट मिल रहा है, टैक्स में। मैं माइनस कहाँ कर रही हूँ, टैक्स में। अब बताना, अब थोड़ा सा बताना कि ये किसके नेचर से मैच करता है। ये मैट क्रेडिट इससे या इससे फ्यूचर में मुझे टैक्स अमाउंट से माइनस करने को मिल रहा है। तो डीटीए से मैच कर रहा है ना। एकदम करेक्ट, ये मैच कर रहा है डीटीए से। तो मैं यहाँ पे अब एकदम सही है लिखूंगी कि दिस इम्प्लाइज ईयर 1 में कंपनी will create DTA on नहीं of MAT credit. This implies MAT ना रुको, this implies DTA का अमाउंट कितना होगा, DTA का अमाउंट बताना कितना होगा। 2 to 5 0। करेक्ट, 2250। इसमें एक चीज तुमने आंसर एकदम सही लिखा है, लेकिन आगे गड़बड़ ना हो, लिखना एक बार 2250 इंटू टैक्स रेट, ये लिखकर काट दो ठीक कि है। कहीं ये गलती ना कर बैठे। नीचे लिख भी लो हिंट में, जितना मैट क्रेडिट है, जितना मैट क्रेडिट है उतना पूरा डीटीए बनेगा। पिछले एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में मैं बस कॉन्ट्रास्ट को हाईलाइट कर रही थी, क्या कि
पिछले वाले एग्जाम्पल में टैक्स लॉस था, लॉस का अमाउंट था, ठीक है, तो वो मैं कहाँ माइनस करूंगी, प्रॉफिट में, और फिर टैक्स निकालूंगी। तो लॉस के अमाउंट में जब डीटीए निकालना होगा तो हम लॉस इनटू टैक्स रेट करेंगे, ठीक है। और जब हम मैट क्रेडिट से हम डीटीए बना रहे हैं तो उसमें टैक्स रेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जब तक दीक्षा का मैं वेट कर रही हूँ, एक बार दोनों एग्जाम्पल्स को साथ में पढ़ लो ताकि फुल क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, बस वो लास्ट लाइन लिख रही थी मैं, हिंट वाली। ओके ओके, मैं स्क्रीन छोड़ दूंगी तो उसका मैसेज नहीं आएगा। चलो बस मैं पढ़ लेती हूँ, मैं जितना मैथ कर लेती हूँ ना पूरा डिटेल। ठीक है, अब आप हटा। आई। मैरी न्यू ईयर दीक्षा। मेरी न्यू ईयर, मेरा हाँ, रिक्वेस्ट मैंने वही बोला था। कर रही थी तब, है। मैं वो कर रही थी कब से, हाँ हाँ 10 हाँ, मिनट। नहीं मेरे पे ना नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था तो मालूम ही नहीं पड़ा कि कोई ट्राई भी कर रहा है। वो तो पल्लवी, हाँ, ने मैसेज देखा तो बताया मुझे। ओके, खैर मुझे अभी लगा क्लास नहीं चल रही क्या, कब से डिसमिस हो जा रहा है। नहीं नहीं, क्लास चल रही है और हम लोग कर रहे हैं इंडेस 12। इंडेस 12 के कॉन्सेप्ट्स पे हैं हम लोग अभी। एक नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट अब बस क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं, तो ये हो सकता है थोड़ा कम आए। आहे वैसे। डीटीए डीटीएल, इनकम टैक्सेस, ऑफिशियल नेम इज ओके, इनकम टैक्सेस। अच्छा। चलो, तो हम लोग एक बस समरी लिख लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को अगर समराइज करूं, सारे पॉइंट्स को, तो समरी 3 चीजों पर डीटीए बनता है। पहली, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस डीटीडी। दूसरा, टैक्स लॉसेस। तीसरा, मैट क्रेडिट। अच्छा, इसको 3 से ना 4 कर लो ज़रा। चौथा, शेयर बेस्ड पेमेंट। इसको हम बाद में कवर करेंगे, इसी चैप्टर में करेंगे बाद में। इसमें ज़रा ये लिखेंगे कि हम एग्जैक्टली कितने का डीटीए बनाते हैं। अगर अमाउंट लिखना हो तो डीटीडी पर हम करते हैं डीटीडी इनटू टैक्स रेट। टैक्स लॉसेस में हम करते हैं टैक्स लॉसेस इनटू टैक्स रेट। मैट क्रेडिट में सीधा मैट क्रेडिट। और एसबीपी अभी डिस्कस करेंगे। तो ये कॉलम को कह सकते हो अमाउंट, कितने अमाउंट का डीटीए बनाना है। एक चीज और लिख लेंगे कि डीटीए बनाना है, ये तो मालूम पड़ गया, पर वो नहीं भूलेंगे कि 3 कंडीशंस अगर पूरी होती हुई दिखे तभी डीटीए बनाना। तो यहां लिखो, बिफोर क्रिएटिंग डीटीए check those 3 conditions। ठीक है,
ओके अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 16, वो हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है और फिर हम लोग कल से कल का देखेंगे। एक क्वेश्चन और कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नहीं, उसके लिए एक्सप्लेनेशन चाहिएगी। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर ना illustration number 16. This is important. खोल लो सब लोग, मैं भी निकाल लेती हूँ। एट पॉइंट टेन ये आरटीपी नवंबर 28 का क्वेश्चन है। 2018 ना So X Limited prepares consolidated financial statements to 31st March each year. During the year ended 31st March 2018, the following events affected the tax position of the group. ये बात कर रहे हैं पेरेंट सब्सिडियरी की, एक कंसोलिडेटेड सीएफएस बनता है, ठीक है। और मुझे इन 4 कंडीशंस पे बताना है कि डीटीए होगा या डीटीएल। एक बार लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हो 1 2 3 4, ये देख लो कि इस पूछना क्या चाहता है। तो लास्ट पैरा पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एंड शो हाउ ईच ऑफ दीज इवेंट्स वुड अफेक्ट द डीटीए या DTL in the consolidated balance sheet of X Limited Group at 31st March 2018 as per Ind AS. Assume the rate of corporate income tax is 20%. मुझे पूरी कैलकुलेशन किस तारीख के लिए करनी है? मुझे करनी है 31 मार्च 18, ठीक। और मुझे इसमें इंफॉर्मेशन क्या मिली? टैक्स लगेगा 20% पे। बढ़िया, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है, मेरे साथ पढ़ना। ऊपर को आज वो देख रहा है भूल भुलैया। मेरे यहाँ तो साउंड प्रूफिंग की जरूरत है। चलो तो Y Limited, a wholly owned subsidiary of X Limited, made a loss adjusted for tax purposes of rupees 30 lakh. सब्सिडियरी ने लॉस किया है 30 लाख का। लॉस किया है माने इस पे डीटीए बनेगा, ठीक है, राइट? हाँ ठीक। अब Y Limited is unable to utilize this loss against previous tax liabilities. इसका ये मतलब हुआ, ये कहीं अभी सेट ऑफ नहीं हुआ, ये लॉस जो है ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। प्रीवियस कोई टैक्स लाइबिलिटीज के अगेंस्ट ये यूज नहीं हो सकता था। इनकम टैक्स डज नॉट अलाउ Y Limited to transfer the tax loss to other group companies. ये और बाकी बच्चों में ये नहीं बटेगा, कहीं नहीं जाएगा। Y का है, Y पे ही रहेगा। Y का लॉस Y के साथ। However, it allows Y Limited to carry the loss forward and utilize it against companies' future taxable profits. हमें यही चाहिए, फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता है तो बहुत बढ़िया है। The directors of X Limited do not consider, ध्यान दो, that Y Limited will make taxable profits in the foreseeable future. आगे के फ्यूचर में उसे प्रॉफिट्स के आसार नहीं दिख रहे हैं। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? डीटीए बनेगा ही नहीं फिर। करेक्ट, डीटीए नहीं बनेगा। अच्छा, एक अभी मैंने जो पॉइंट हाईलाइट किया था, जब मैं ये कंक्लूड करती हूँ कि डीटीए नहीं बनेगा, तो मैं एक पॉइंट जरूर क्या लिख के आती हूँ? पॉइंट्स दी टैक्स प्लानिंग। करेक्ट, टैक्स प्लानिंग वाला, एकदम सही।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार सोल्यूशन देखते हैं क्या लिखा है। ये देखो, द टैक्स लॉस क्रिएट्स अ पोटेंशियल deferred tax asset for the group since its carrying value is nil and its tax base is 30 lakh. However, no deferred tax asset can be recognized because there is no prospect of being able to reduce tax liabilities in the foreseeable future as no taxable profits are anticipated. इसमें वो लाइन नहीं लिखी है, पर मतलब आराम से तुम वो लाइन लिख के आ सकते हो और आगे नोटिस भी करोगे जब प्रैक्टिस करना खुद से। जितने भी थियोरी क्वेश्चंस हैं ये लाइन लिखी हुई मिलेगी तुम्हें, इसमें नहीं लिखी है बट हैबिट के हिसाब से तुम लिख के आना। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। जस्ट बिफोर 31st March 18, X Limited committed itself to closing a division after the year end, making a number of employees redundant. Therefore, X Limited recognized a provision of closure costs of rupees 20 lakh in its statement of financial position as at 31st March 18. Income Tax Act allows tax deductions for closure cost only when the closure actually takes place. तो यहाँ पे फर्क हो गया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने प्रोविजंस ऑलरेडी बना लिया है, लेकिन इनकम टैक्स कहता है जब क्लोजर करना तब बनाना। बुक्स मेरी इनकम टैक्स के हिसाब से जो बुक्स हैं उसमें कोई प्रोविजन नहीं है। In the year ended 31st March 19, X Limited expects to make taxable profits which are well in excess of rupees 20 lakh. अभी इसके मायने समझते हैं। On 31st March 18, X Limited had taxable temporary difference from other sources which are greater than 20 lakh. ठीक है, ये जो लास्ट की दो लाइंस हैं इसको दोबारा बाद में पढ़ेंगे। पहले मेरा क्वेश्चन को मुझे कहाँ तक सॉल्व करना है, यहाँ तक, 31 मार्च 18 तक। तो मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है 31 मार्च 18 तक। चलते हैं, क्वेश्चन क्या था? हाँ, 20 लाख का प्रोविजन की बात हो रही है। बढ़िया, तो एक बार जरा बना लेते हैं फटाफट से, तीनों में मदद करेगा मुझे ये। इलस्ट्रेशन नंबर 16 के लिए बनाना पर्टिकुलर्स पतला सा चाहिए, बहुत बड़ा नहीं, फिर कैरिंग अमाउंट, फिर टैक्स बेस, फिर डिफरेंस और फिर डेफर्ड टैक्स। तो जो सबसे पहला वाला था वो तो ऐसे ही था, टैक्स लॉस की बात कर रहा था। दूसरे पे आते हैं, प्रोविजन फॉर क्लोजर। प्रोविजन फॉर क्लोजर, कैरिंग अमाउंट क्या है बताना पल्लवी? एक मिनट, 20 लाख। 20 लाख, करेक्ट। टैक्स बेस क्यों मैं बताती हूँ, टैक्स बेस में प्रोविजन मैंने बनाया ही नहीं है तो प्रोविजन हो गया 0। डिफरेंस सबसे मुश्किल काम निकालना, वो मैं करती हूँ 20 लाख। अब बताओ ये डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा या लाइबिलिटी? डीटीए बनेगा। डीटीए बनेगा, करेक्ट। कितने का? ये कितना रेट है इसमें? 20% ना? एक सेकेंड, 4 लाख का। सही, 4 लाख का डीटीए बनेगा और मेरा ये डिफरेंस का नाम बन जाएगा फिर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डीटीडी। डीटीए। बस इतना ही जवाब है इसका। अच्छा, क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, वो लास्ट की दो लाइनों पे आते हैं। डीटीए मेरा बन चुका है 4 लाख का। लास्ट की दो लाइनें हैं, इन द ईयर 31st मार्च 19,
X Limited expects to make taxable profits which are well in excess of rupees 20 lakh. मेरे प्रॉफिट्स 20 लाख से ज़्यादा होंगे, तो बहुत बढ़िया बात है. 20 लाख पर ही टैक्स अगर निकाल लो 20% से, तो कितना बन रहा था? 4 लाख. अगर 20 लाख से ज़्यादा के प्रॉफिट है तो मेरा ये DTA पूरा उसमें यूज़ हो जाएगा. ठीक है, तो हाँ. ये इसकी इम्पोर्टेंस ये है. तो मैं अपना पूरा DTA रिकॉग्नाइज करूंगी 4 लाख का. आगे, ऑन 31st March 2018, X Limited had taxable temporary difference from other sources which were greater than 20 लाख. मतलब 31 मार्च 18 को टी कहाँ गया? डी 20 लाख से ज़्यादा के, मान लो 20 लाख है, मान लो एक बार को. तो अगर मेरे पास TTD 20 लाख का है, इसका मतलब DTL बनेगा कितना? 4 लाख का या उससे ज़्यादा का, ग्रेटर देन 4 लाख का. ठीक. तो मेरी बैलेंस शीट में मैंने बताया था, क्या बताया था, कि मैं हमेशा नेट में दिखाती हूँ डेफर्ड टैक्स को. तो अगर DTL ग्रेटर देन 4 लाख है, DTA मेरा 4 लाख है, तो अल्टीमेटली क्या नजर आ रहा होगा? DTL एट वॉट एवर वैल्यू. ठीक है, तो बस यही है इसका सोल्यूशन. इसको पढ़ लेते हैं एक बार बुक से भी. अरे यार मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हुई. ठीक है, तो मैंने क्या बोला एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ. मेरे TTD थे 20 लाख. मेरा टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस है मोर देन 20 लाख का. दिस मीन्स मेरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी मोर देन 4 लाख की. ठीक है, लेट्स सपोज अगर 20 लाख ही है तो 4 लाख की डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बनेगी और उससे ज़्यादा की होगी. और हमने पढ़ा है बैलेंस शीट में हम नेट करके दिखाते हैं. DTL अगर मोर देन 4 लाख है, DTA 4 लाख है, तो DTL माननी सी बात है कि अल्टीमेटली नेट ऑफ करके DTL बचेगा वॉट एवर वैल्यू पर. तो ये था. चलो, तो अब आते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं तेजी से. The asset will be presented as a deduction from the deferred tax liability caused by the larger taxable temporary difference. अमाउंट तो कोई नहीं दे पाएगा, तो उन्होंने एक लाइन में लिख दिया. आंसर्स को पढ़ते रहना ताकि लैंग्वेज अपनी उस तरह की बन जाए. अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017, पिछले साल की बात, X Limited capitalized development costs which satisfied the criteria in paragraph 57 of Ind AS 38 intangible assets. कोई तो कॉस्ट था जो IA बनने के लायक है. The total amount capitalized was 16 lakh. The development project began to generate economic benefits for X Limited from 1st January 18. इसका इम्पोर्टेंस क्या है? याद आ रहा है कुछ? जेनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जिस तारीख से बेनिफिट्स मिलना रेडी होते हैं, चालू होते हैं, उस तारीख से मैं क्या चालू करती हूँ? डेप्रिसिएशन. करेक्ट. उस तारीख से मैं अमोर्टाइजेशन चालू करूंगी. इंटेंजिबल असेट्स अमोर्टाइज होते हैं. ठीक, तो एकदम सही बताया. तो 1 जनवरी 18 से मेरा अमोर्टाइजेशन स्टार्ट होगा. और मुझे साल कब खत्म करना है? 31 मार्च 18. तो अमोर्टाइजेशन लगेगा 3 महीने का. फिर द डायरेक्टर्स ऑफ X Limited estimated that the project would generate economic benefits for 5 years from that date. लाइफ बता दी उन्होंने इंटेंजिबल असेट की, कितनी है? 5 साल. एक बार क्विकली मुझे अमोर्टाइजेशन बता सकते हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना होगा? 3 महीने का निकालना है, लाइफ है 5 साल. एक मिनट. 80,000. करेक्ट. तो 16 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे अगर, तो हम बैलेंस शीट फिगर पे आ जाएंगे 15,20,000.
फिर हम आते हैं द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वॉज फुली डिडक्टेबल अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। बहुत बढ़िया, मतलब ये बैलेंस शीट से P&L में जा सकता है। आ जाते हैं अपनी इस टेबल पर, लिखेंगे पॉइंट नंबर 3। क्या है मेरा पॉइंट नंबर 3? इनटैंजिबल असेट्स। इनटैंजिबल असेट्स में मेरे पास अभी कितना निकाला था? 15,20,000 का मेरा वो चल रहा है बुक वैल्यू, बैलेंस शीट फिगर। और मेरी इनकम टैक्स में क्या फिगर चल रही होगी? 0। क्यों चल रही होगी 0, बता सकते हो? इनकम टैक्स में उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया होगा, ठीक है? ओके। मेरे यहाँ पे ये जो प्रोविजंस होते हैं कि 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन के एक तो वहाँ पे रेट्स भी अलग होते हैं, तरीका निकालने का अलग होता है, 180 डेज के हिसाब से निकालते हैं। यहाँ पे उस तरह की चक्कर नहीं है, ठीक है? ये जो 15,20,000 आया, ये आया मेरा एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मेरी एज पर टैक्स बुक्स वैल्यू आज की डेट में 31 मार्च 18 को चल रही होगी 0। ये जितना भी खर्चा था ये मेरा 31 मार्च 17 तक हो गया, तो इनकम टैक्स में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुका होगा। अब हम आते हैं डिफरेंस और डीटीए डिटेल। टेक 30 सेकेंड्स, पूरा कर लो टेबल को। हो गया? हाँ मैच। कितना क्या बनेगा ये? डीटीएल। डीटीएल, और ये हो जाएगा टीटीडी। सही, यही इसका आंसर भी है। आगे बढ़ते हैं 4th पॉइंट पर, लास्ट पॉइंट। एक मिनट, मैं इसको एक बार वापस से देख रही हूँ, कहीं स्पेसिफिकली मेंशन किया होगा। टोटल अमाउंट कैपिटल 16 लाख, द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिगिन। हाँ, अरे ये लास्ट लाइन है, तो ये लिखिए द डेवलपमेंट ऑफ the development expenditure was fully deductible against taxable profit for the year ended 31st March 18। 31 मार्च 18 को ही पूरा डिडक्टेबल था अगेंस्ट टैक्सेबल प्रॉफिट्स, मतलब P&L में पूरा 16 लाख सॉरी, P&L में पूरा 16 लाख एक्सपेंस साइड में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो बैलेंस शीट में नहीं जाएगा कुछ भी, बैलेंस शीट में 0 रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ टैक्स बेस 0 रखा है, ठीक है? ओके। Now question number 4. On 1st April 2017, X Limited borrowed 1 crore rupees. The cost to X Limited of arranging the borrowing was rupees 2 lakh, and this cost qualified for a tax deduction on 1st April 17।
कौन सी कॉस्ट टैक्स डिडक्शन के लिए क्वालिफाई करती है? 2 लाख। ये जो मैंने कॉस्ट लगाई है बोरिंग्स अरेंज करने के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ मेरी टैक्स बुक्स में लोन कितने का दिख रहा होगा? 1 करोड़ का। और ये जो मैंने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं अरेंज करने के लिए, ये मेरा कहाँ P&L में चला गया होगा। तो एज पर टैक्स बुक्स मेरा लोन दिख रहा है सीधा 1 करोड़ का। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? टैक्स बुक्स का तो हमको यहाँ पे उसने लिख के दिया है। फिर से वापस से आ जाओ अपने पुराने ट्रॉमा पर, वो LAT टेबल। LAT टेबल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन प्राइस निकालेंगे। कैसे निकालते थे? जो हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ है माइनस कैश आउटफ्लो, नेट कैश फ्लो को हम लोग लेते थे ट्रांजैक्शन प्राइस की तरह। ठीक है, यहाँ नेट कैश फ्लो कितना है? 98 लाख। करेक्ट। तो 98 लाख मेरी फेयर वैल्यू बन जाएगी। अभी सब लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, अभी तो क्वेश्चन पढ़ के एक रफ इमेज बना रहे हैं दिमाग में। आगे, द लोन वॉज फॉर अ 3-year पीरियड, नो इंटरेस्ट वॉज पेबल ऑन द लोन, बट द अमाउंट रीपेबल ऑन 31 मार्च 2020 विल बी 1,30,43,800। इतना मुझे फाइनली रीपे करना है। 1 करोड़ लिया, इतना रीपे किया। दिस इक्वेट्स टू एन इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। बहुत बहुत भला हो, EIR मुझे सामने रख के दे दिया है। As per the Income Tax Act, a further tax deduction of rupees 30,43,800 will be claimable when the loan is repaid on 31st March 2020। आगे की बात कर रहा है, इनकम टैक्स बुक्स की बात कर रहा है। इस लास्ट लाइन को ऐसे मार्क करके लिख दो इग्नोर। एक बार सॉल्व करते हैं, फिर देखेंगे इसको भी। एट द एंड में यही कंक्लूड होगा कि लास्ट लाइन का कोई काम नहीं है। ओके। ठीक है, अब क्वेश्चन में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 31 मार्च 18 की कैरिंग अमाउंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और टैक्स बेस। आगे का काम इज इजी। ठीक है, तो आते हैं अपने रजिस्टर्स पे। फिगर्स देख लूँ मैं, 31,43,800। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4 के लिए वर्किंग नोट है ये। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता था? स्टेप 1 कैश फ्लो। लोन है तो दिस इज इन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। 3 साल का लोन है। 0 1 2 3 3। फिगर भरो अपने आप। ठीक है, भूल गए लेकिन हाथ चल सकता है। थोड़ा सा धूल हटाना मांगता है। 0 में 98 लाख आएगा। 0 में आएगा कितना? 98 लाख। करेक्ट। ब्लैंका। मैच किया? हेलो हेलो हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग। हाँ मतलब आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो अगर नहीं ये मैंने बताया ना। ओके ओके, तो ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 है मेरा फेयर वैल्यू। ये केस में कोई रिलेशन की बात नहीं हो रही, कोई प्री एग्जिस्टिंग रिलेशन नहीं है। वो 3 चीज़ें क्या थी? प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, दूसरा था मेरा कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और तीसरा था लेवल 1 आउटपुट। लेवल 3। हाँ लेवल, हाँ। तो ये था मेरा 3 कंडीशन। अगर ये होती है तो मैं वो लगाती हूँ क्या? फेयर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश। कहानी। ठीक है। अगर ये नहीं है तो मेरा सीधा होता है फेयर वैल्यू इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस। ठीक, तो ये जो मेरा केस है, ये केस है नो
प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, नो CFI वगैरह का, तो मैं यहाँ लिखूंगी फेयर वैल्यू इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन प्राइस, जो कि यहाँ पे है क्या, 1 CR माइनस 2 लाख, दिस इज इक्वल्स टू ₹98 लाख। लिख देना नीचे, सिंस नो रिलेशन, नो CFI, नो लेवल 1। ये था मेरा स्टेप 2। आगे आते हैं हम लोग स्टेप 3, EIR। ईश्वर का प्रसाद सामने लिख के दिया उसने मुझे, EIR है 10% का, दिस इज गिवन। मुझे निकालना 31 मार्च 18 की फिगर, तो LAT भी मेरे को कहाँ तक बनानी है, 31 मार्च 18 तक की। LAT बनेगी ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10%, रीपेमेंट क्लोजिंग। मुझे लगता है पहले साल सिर्फ 1 साल की मुझे बनानी होगी। हाँ। ठीक है, बना लो फटाफट से, मैं अपना बना रही हूँ, तुम अपना बनाओ। ए, क्या लिख रही हूँ मैं? मैच किया? हाँ, हो गया। सही। तो ये मेरी 31 मार्च 18 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से फिगर आई, विच इज 10780,000। तेजी से ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ये है मेरा लोन। और मैंने इतने बढ़िया कॉलम बना रखे हैं, इतने पतले पतले, तो यहाँ पे लिखेंगे ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मेरी टैक्स बुक्स में किस पे लोन चल रहा है। लोन लिया मैंने 1 CR का, 2 लाख रुपए वो मुझे बोलता है कि ये P&L में जाएगा, तो इसका तो रोल यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक, अब जितना इंटरेस्ट बनेगा वो पे हो जाएगा एज पर टैक्स बुक्स। इंटरेस्ट की जो पेमेंट है यहाँ पे वो वाला केस नहीं चलता कि चढ़ेगा किसी और रेट पे होगा किसी और रेट पे। ठीक है, तो जितना भी इंटरेस्ट इस पे टैक्स बुक्स में लगेगा वॉट एवर रेट पे, जो भी कूपन रेट होगा उतने का ही फिर वो पे बैक भी हो जाएगा। ठीक, तो मेरा लोन एट द एंड ऑफ द डे 1 CR का 1 CR ही रहेगा अनलेस यू पेड। और मेरे इस सवाल में, खासकर इस सवाल में जहाँ पे इंटरेस्ट की फिगर 0 है, तो मेरा लोन 1 CR का लिया है, तो टैक्स बुक्स में वो 1 CR का ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो टैक्स बेस वाले कॉलम में लोन की बैलेंस शीट फिगर लिखेंगे हम क्या, 1 करोड़। इससे मेरा डिफरेंस निकालो और फिर मुझे बताओ कि DTA है या DTL। DTA बनेगा। DTA बनेगा, गुड। कितने अमाउंट का? मतलब 7,80,000 का DTD बनेगा और DTA बनेगा। परफेक्ट। और DTA बनेगा 156,000। 156,000।
पकड़ लिया है भाई, DTA बनेगा कि DTL। ये चीज अब अपने लिए वो वाली हो गई, ठीक है। अब आगे कॉन्सेप्ट बताओ, DTA DTL हम बना लेंगे। तो हाँ। ये चीज बढ़िया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? ये हमारा आखिरी सवाल था, टाइम भी वैसे हो ही गया है। तो मेरा सबसे पहला मेरा क्वेश्चन था प्रोविजन फॉर क्लोजर्स का, ठीक है। एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मुझे इसका प्रोविजन बनाना है। टैक्स बुक कहती है प्रोविजन नहीं बनाना, तो टैक्स बेस बन गया 0। फिर हमारे इंटेंजिबल असेट्स पे, यहाँ पे मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलती है कि आप इंटेंजिबल असेट को डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करोगे, 5 साल की लाइफ है, 3 महीने इस्तेमाल किया है, उस हिसाब से आपने इसकी बैलेंस शीट फिगर निकाली। और टैक्स बेस में लास्ट लाइन में कहा था उसने कि ये वो पूरा एक्सपेंस ऑफ कर चुका है, तो इसलिए बैलेंस शीट फिगर 0 थी। लोन में मैंने यहाँ पे अपना FI की बुद्धि लगाई, मेरी कैरिंग अमाउंट निकाली मैंने ईयर एंड 1 पे। पूरी LAT मत बनाना, समय वेस्ट होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर की बनाना। और फिर मैंने टैक्स बेस निकाला 1 करोड़ है, और फिर बाकी की मेरी यहाँ पे कहानी रही। तो बस मुझे इतना ही डिस्कस करना था, बाकी तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। यहाँ पे मैंने DTA की थोड़ी सी बात की थी। टैक्स लॉस जब होगा तो उसमें टैक्स रेट मल्टीप्लाई होगा। मैट क्रेडिट जब होगा, दिस इन इटसेल्फ इज अ टैक्स अमाउंट, तो इसमें टैक्स रेट मल्टीप्लाई मत करना। और ये तुमने सही खुद से भी बता दिया था। बाकी तो आज फिर हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है। सही है, आई होप आज की क्लास समझ आई हो। ठीक है, चलो ठीक है। 1 मिनट। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर।